Welcome to my channel, The Travel Man. My dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? This video is in continuation to my previous video that I posted, जिसमें हमने आपको बताया, अनाउंस किया, शेयर किया आपके साथ कि वीज़ा वेवर प्रोग्राम has been extended for Indian nationals and Taiwanese with effect from 11th of May 2024 until 11th of November 2024 for 30 days of stay period. यानी कि मतलब कि एक्सटेंशन फर्दर मिल गया है, लेकिन पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं, 30 डेज़ का स्टे पीरियड है यहाँ पे। तो आज की वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको जवाब कैसे दूँ, तो आज वीडियो ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कवर द रॉयल थाई एम्बेसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। तो कम्युनिटी पेज पे या मेरी वेबसाइट पे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ थाई इमिग्रेशन लॉज एंड नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन एंटर थाईलैंड। तो कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं ना कि एक कैलेंडर ईयर में हम बाई लैंड बाई एयर कितना एंटर कर सकते हैं, कितनी बार जा सकते हैं, एंट्रीज हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वाई डिनायल हैपेंस, अगर होता है और उसके बारे में क्या करना है अगर रोक लिया जाता है। वी विल ऑल्सो टेक कॉमेंट्स एंड विल एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट सिनेरियोज। तो कुछ पास के भी कॉमेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट। एंड अ बिट अबाउट थाई इमिग्रेशन एक्ट लॉ ऑफ 1979, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहे इसी तरीके से, और चैप्टर्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जो इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, एक लाइन पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्क्रीन पर आप देख लें। द रॉयल थाई गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द 30-day टूरिस्ट वीजा एग्जेम्पशन स्कीम फॉर टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड ताइवान स्टार्टिंग फ्रॉम 11th May to 11th November 2024। ठीक है, देख लिया आपने। अब जो है आगे मैं आपके साथ बात करता हूं कि क्या वो कॉमन रीजंस होते हैं जहां पे डिनायल आता है। देखिए, थाईलैंड ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। हज़ारों लोग हर महीने जाते हैं, साल में जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाखों लोग जाते हैं बल्कि अब तो साल में, इंडिया से खासकर। और यूएस शेंगन का वीज़ा तो ये है नहीं, आपको पता है। तो फिर भी कुछ केसेस में डिनायल आ जाता है जब कहीं डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर होती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने हैं, अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपको रोका जाता है या आपको इंटेरोगेट किया जाता है, तो उसमें अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं मिली आपके पास से, या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट नहीं मिली, या आपके प्रूफ ऑफ फंड्स पूरे नहीं है, 10,000 थाई बाट इन कैश और 20,000 पर फैमिली, अगर वो नहीं निकला, या आपके होटल रिजर्वेशन ही नहीं आपके पास, वो नहीं निकला, तो वहाँ पे चैलेंजेस आ जाते हैं, डिनायल आपको मिलता है। वो क्यों होता है डिनायल, आगे बात करते हैं, क्या किन सिनेरियोज में होता है, वो भी आप जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। एंड प्लस कुछ लोगों के पास क्या होता है कि ओरिजिनल पासपोर्ट होता है लेकिन डुप्लीकेट पासपोर्ट भी होता है, तो वो लोग एंट्री लेने जाते हैं, तो उनको चैलेंजेस आ जाते हैं। कुछ लोगों की जो पासपोर्ट होते हैं ओरिजिनल स्क्रैप कर देते हैं, वो डुप्लीकेट बनाते हैं, उनको चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिनायल एयरपोर्ट्स पे आपको आता है। अब सवाल ये, व्हाई डू दे आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स, किनको रोकते हैं और क्यों पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। Anyone who has a history of staying long term on tourist visas or number of visa exempt entries, अगर उसके पासपोर्ट पे हैं, who appears in some way suspicious to the immigration officer, तो उन लोगों को रोका जाता है। मैंने बताया आपको कि थाईलैंड जाना बहुत आसान है, किसी को भी इमिग्रेशन पे थोड़े के रोका नहीं जाता, किसी से भी कोई सवाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी होता है। वो क्यों होता है, अब रीज़न आप देख लें। दूसरा चीज़ ये होता है कि बायोमेट्रिक पॉइंट्स। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म थाईलैंड में रहना चाहते हैं और किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लेके जो आपको लॉन्ग टर्म स्टे दे सकता है, 90 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, आप उसका लेके वीज़ा वहाँ जाएं, लेट मी टेल यू कि आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा ले लें एक्सटेंशंस के लिए फर्दर, सम और द अदर वे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज बायोमेट्रिक प्रिंट्स आपके एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के दौरान लिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते भी हैं, स्क्रूटनी फिर भी हो सकती है। कोविड के टाइम से ये टाइम बहुत डिफरेंट है। कोविड में ये था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, अपनी कंट्री नहीं जा पा रहे थे। तो थाई गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने एक्सटेंशंस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे लॉन्ग टर्म स्टे के लिए कंट्री में, जब तक कोविड के प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है। अब एज इन लेट 2023 थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली, और यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर आप वीज़ा लेते हैं, आप मान लीजिए टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, या आप वीज़ा एग्जेम्पशन एंट्री के थ्रू जाते हैं, या आप वॉलंटियर वीज़ा लेते हैं, आप ईडी वीज़ा लेते हैं, एजुकेशन वीज़ा लेते हैं, तो वो चीज़ जो है स्क्रूटनी में अब आ जाती है। स्पेशली आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे और डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे, यानी कि बैंकॉक से या बैंकॉक चेक पॉइंट पे किसी भी स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही है आज की डेट में इन चीज़ों को लेके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए, किसी एनजीओ के लिए काम करने जा रहे हैं, वॉलंटियर वीज़ा आपने ले लिया मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लंबे अरसे के लिए वहाँ पे रहना है, तो आप ये सोचें कि मैं बैंकॉक की फ़्लाइट नहीं लेता क्योंकि वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा हो सकती है, तो मैं काम करता हूँ फुकेट की फ़्लाइट ले लेता हूँ। अगर आप फुकेट भी जाएंगे तो भी आप स्क्रूटनी में आ जाएंगे, बिकॉज उनका जो डेटाबेस होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है एंड देयर इज नो कट ऑफ डेट। ठीक है, ऐसा नहीं है आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री उनके पास होती है, ऐसा नहीं है कि पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी उड़ाते जाते हैं और जो 2 या 3 साल की जो लेटेस्ट हिस्ट्री होती है वो रहती है उनकी सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कट ऑफ डेट। तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़, आपसे एयरपोर्ट वो ये सबसे बड़ा सवाल करेंगे कि भैया आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं वो तो बैंकॉक में, आप फुकेट से क्यों जा रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे उस पर कि क्या मैं कुछ दिन छुट्टियां बताने के लिए फुकेट में आया हूँ? तो ये भी गलत हो सकता है। और बायोमेट्रिक प्रिंट, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि उससे वो ट्रैक कर लेते हैं कि आप कितनी बार और किस टाइप के वीज़ा पे थाईलैंड में आए हैं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि किसी और चेक पॉइंट से नहीं रोका जा सकता, वहाँ पे भी डिनाइल मिल सकता है। अब व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर डिनाइड एंट्री। अब काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पे आते हैं कि अगर मुझे एंट्री डिनाई की गई है, व्हाट डज इट मीन, क्या मैं कभी थाईलैंड में एंटर नहीं कर सकता, क्या मुझे डिपोर्ट किया गया है? दैट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। रीजन बिकॉज यू वर डिनाइड एंट्री। जो डेपोटेशन होता है वो उस केस में होता है जब आप कंट्री में ऑलरेडी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इस डर को आप निकाल दीजिए। जब आप थाईलैंड में होते हैं और ओवरस्टे कर लिया आपने और अब जब पकड़े जाते हैं आपको, उस वक्त डिपोर्ट किया जाता है। इन डिनाइल देयर इज नो डेपोटेशन, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर डिनाइड एंट्री, द इमिग्रेशन ऑफिसर हैज 3 चॉइसेस, ठीक है। 3 चीज़ें वो कर सकता है। पहली चीज़, दे कैन सेंड यू बैक वेयर यू फ्लू फ्रॉम। तो अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, कंबोडिया से आ रहे हैं, लाओस से आ रहे हैं, तो आपको वापस भेजा जा सकता है, या आपको कहा जा सकता है कि अब आप उस कंट्री या किसी भी कंट्री की टिकट बुक कर लें जहां आप जा सकते हैं, जिसके पैसे हैं आपके पास जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि दे कैन सेंड यू बैक टू योर होम कंट्री और द कंट्री ऑफ पासपोर्ट ओरिजिन। लेकिन पहले जो रीजन है वो कॉमन है। अगर आप किसी और जगह से आ रहे हैं वहाँ वापस भेज देते हैं, या आपको कहते हैं कि टिकट खरीद लो जहाँ आप जाना चाहते हो। अगर डिनाई होती है एयरपोर्ट पे एंट्री, तो उस दौरान क्या किया जाता है? सो इफ दे डिनाई यू एंट्री, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द टिकट। अगर आप किसी और कंट्री में जाने लगे, उसके पेमेंट आपको करनी है, उनको नहीं करनी है। तो आपको एक स्पेशल सेल में रखते हैं, आपको ले जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और उसमें कोई एक्शन नहीं होता आपके ऊपर, बस आपको एक काइंड ऑफ वेटिंग पीरियड है वो आपका, जहाँ पे अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें वाईफाई का खर्चा या खाने का खर्चा सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन वो एट योर ओन एक्सपेंस। तो आपको वहाँ टिकट बुक करने के लिए रुकना पड़ता है, आगे पीछे आप कहीं नहीं जा सकते। उसका फीडबैक अच्छा नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए थे जहाँ पे लोगों ने कहा था कि उनको एयरपोर्ट पे डिनाई की गई एंट्री और उनको स्पेशल सेल में ले गए, और उसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। देन डिनायल एट द लैंड बॉर्डर्स। तो अगर आप बाई लैंड एंटर करना चाहते हैं थाईलैंड में और वहाँ पे आपको डिनाई कर दी जाती है एंट्री, तो वो आपको वापस उस कंट्री में भेजते हैं जहाँ से आप आए हैं। और जब आप वापस जाते हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपकी जो एक्सिट स्टैंप है उसे कैंसिल करता है, फिर आपको अंदर जाने देता है। लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैलिडिटी, वीज़ा वैलिडिटी। अगर आपकी वीज़ा की वैलिडिटी जो है कुछ बची थी, लेकिन उससे पहले आप उस कंट्री को छोड़ के थाईलैंड में एंटर करने लगे थे, तो वो पॉसिबल है। अदरवाइज आपको वहाँ पे भी रोक के कहा जा सकता है कि वीज़ा फी पे करो और तो आप एंटर कर सकते हो। अब आगे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि कोई भी अगर रीज़न आपका डिनाइल का है, नो मैटर वेदर टेल यू और नॉट, कोई डिस्क्लोज करता है आपको, इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं करता है, उसका एक रीज़न कोड होता है जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प किया जाता है। नाउ दिस इज रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू कैन शो प्रूफ ऑफ फंड्स और नॉट। तो एक इमिग्रेशन एक्ट है इनका, क्लॉज 12 सबसेक्शन 2, उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि नो रीजनेबल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस और हैविंग नो एप्रोप्रिएट means of living following entrance into the kingdom. There's another rule regarding the number of visa exempt entries over land. तो आपको क्या है कि 2 एंट्रीज आपको मिलती हैं, बाई लैंड आप एंटर कर सकते हैं, लिमिटेड है। और बाई ईयर के केस में कोई भी ऐसा क्लॉज या क्लैरिटी नहीं कहीं दी हुई कि आप कितनी बार थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं अगर बाई ईयर जाते हैं। तो बाई ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन बाई लैंड रिस्ट्रिक्शंस हैं अप टू 2 एंट्रीज पर कैलेंडर ईयर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बाई ईयर जा रहे हैं तो रिपीटेडली आप जाते रहें, आप पहले 2 बार लैंड एंट्री से चले जाएं, फिर आप बाई ईयर चले जाएं, रोका फिर भी जा सकता है, स्क्रूटनी तब भी हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल करूं लैंड बॉर्डर एंट्रीज की, तो मान लीजिए अगर आप तीसरी बार एंटर करने लगे हैं ओवरलैंड, ठीक है, तो इसमें अगर आपको एंट्री डिनाई की जाती है, रिफ्यूज़ की जाती है, तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होती है अंडर इमिग्रेशन एक्ट क्लॉज 12 सबसेक्शन 1, जिसका मतलब है नो वीज़ा टू एंटर। अब आगे जो इमिग्रेशन एक्ट है क्लॉज 12 सबसेक्शन 1, इसका मतलब क्या है, नो वीज़ा टू एंटर का मतलब क्या है, इसमें दिया क्या एक्चुअली, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। वैसे हम इमिग्रेशन लॉज आगे कवर करने लगे हैं। हैविंग नो जेन्युइन एंड वैलिड पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट यूज इन ल्यू ऑफ passport, or having a genuine and valid passport or document used in lieu of passport without visaing by the Royal Thai embassies, consulates in foreign countries, or from the Ministry of Foreign Affairs, excepting if a visa is not required for certain type of aliens in special instances. Visaing and visa exemption will be under the learn and conditions as provided by the ministerial regulation or in the ministerial regulations, ठीक है ना। इसका जो ब्रेकडाउन है मैं आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं सारा क्लॉज 12 और उसके सबसेक्शंस 10-11 हैं सबसेक्शंस, वो पढ़ने लगा हूँ आगे। लेकिन उससे पहले अब हम करते हैं कमेंट्स की बात, ठीक है। अब क्या क्या कमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर करता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट है, हाई आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड ऑन 24th of April एंड हैव अ रिटर्न टिकट कन्फर्म्ड, ठीक है। माई ब्रिटिश पासपोर्ट, ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, एक्सपायर्स ऑन 5th of August 2024। तो मतलब कि 6 महीने की वैलिडिटी इनके पासपोर्ट की नहीं रह गई है। विल आई बी डिनाइड एंट्री
माई ट्रिप इज़ फॉर 10 days ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि आपको एयरलाइंस को कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है 6 महीने से की कम की है, यानी कि लेस देन 6 months की है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ थाईलैंड। अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हो तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो यू शुडंट ट्रैवल एक्चुअली। बिफोर दैट यू शुड अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट और अ न्यू पासपोर्ट, ठीक है ना। आगे मुझे सवाल आता है, एक कन्फ्यूजन है कि 30 दिन का वीज़ा के बाद अगर 2 दिन रुक जाता हूँ आगे और तो क्या होगा, कोई ऑप्शन है 2 दिन का, प्लीज़ रिप्लाई। तो यार इसका जवाब ये है दैट इज़ एट योर ओन रिस्क, लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर आप आगे ओवर स्टे कर जाते हैं 2 दिन तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ मेजर थिंग। आप जब वापस एयरपोर्ट जाएंगे थाईलैंड को छोड़ के 2 दिन के बाद जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज उसमें आपको थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह खराब हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें। तीसरी चीज़ जो है आगे मैं आपको बताता हूँ कि हाई आई वॉज डिनाइड टू एंटर थाईलैंड वे बैक इन 2019 लैंड बॉर्डर फ्रॉम मलेशिया, ठीक है, ध्यान से सुने, ड्यू टू नॉट हैविंग अ रिटर्न टिकट बाय बस। तो ये बाई रोड जा रहे थे और बाई टिकट की जो रिटर्न टिकट थी इनके पास बस की वो नहीं थी। आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव अ डे टूर that day. Unfortunately the immigration officer denied it. How long will it be on their system? Thanks. तो मैंने आपको बता दूं, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी पहले अभी कवर की थी वीडियो के अंदर, there is no cut ऑफ डेट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पुरानी आपकी एंट्रीज जो है रिकॉर्ड से हटा दी हैं, वो भी हैं उनके पास, लेकिन इसमें आपको चैलेंज कोई नहीं आएगा क्योंकि आपको डिनाई की गई है एंट्री, आपको डिपोर्ट नहीं किया गया, जैसे मैंने पहले भी बोली है वीडियो में चीज़। तो इसमें क्या है कि अगर आप दोबारा थाईलैंड जाते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके और रिटर्न टिकट एटलीस्ट लेके जरूर आप अपनी जाएं, चाहे वो बस की हो चाहे वो फ्लाइट की हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मेरे पास आता है, हाई आई एम अ फिलिपीन पासपोर्ट होल्डर, किसी और का है। आई वर्कड इन थाईलैंड लास्ट 2018, आई हैड अ वैलिड वर्क परमिट, जो कि अभी भी इनका वैलिड है, देखा जाए इन्होंने बताया। आई वेंट होम in the Philippines and I was not able to cancel my work permit. Now my family is planning in visiting Thailand. Will I have a problem entering the country or will they fine me for not cancelling my permit 5 years ago? वैसे तो सवाल बिल्कुल सही है, आपका जायज़ है, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि it is the responsibility of your employer, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका वर्क परमिट कैंसिल करें। फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं इमिग्रेशन के दौरान आपको अपना वीज़ा कैंसिल कराना पड़ता है, उस पर स्टैंपिंग होती है कि आपका वीज़ा इज़ नॉट नल एंड वॉइड। तो वो चीज़ होनी चाहिए थी। अगर आपका वर्क परमिट वैलिड है, आप उस कंपनी में दोबारा नहीं गए और किसी ने आपका वीज़ा कैंसिल नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा वैलिड है वर्क परमिट पे, आप एंटर कर सकते हो। बाकी जो आपके जो फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर कर सकते हैं जब तक वीज़ा वैलिड है। अगर कैंसिल हो गया है देन इट्स बेटर कि आप चांस ना लें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यह है कि आई एम अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हियर अकम्पनिंग माई एल्डरली फादर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन बैंकॉक. This question is about my visa, not my father's. I arrived Bangkok on the 30-day visa exemption and then got a further extension of 30 days arranged by the hospital. ठीक है. Question 1, can I get a second 30-day extension as father's treatment is being prolonged? दूसरा ये है कि how many times can I use a 30-day visa exemption in a calendar year given the above information? देखिए, इसमें मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इसमें कोई ऐसा आपको इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल है वो आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके लिए अप्लाई कर दें एक्सटेंशन, क्योंकि इलाज चल रहा हो किसी का भी अगर वहाँ पे। वैसे बाई लैंड आप 2 एंट्रीज़ ले सकते हैं अगर आप दोबारा थाईलैंड को छोड़ के एंटर करते हैं, या आप बाई ईयर जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाई ईयर बार बार आते जाएं छोड़ते जाएं, वैसे कोई इशू नहीं आएगा अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप को कोई रोकता है इमिग्रेशन पे, तो आपको जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो होता है, सॉरी नॉट इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आई कैटेगरी का, वो आपको अप्लाई करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बोल सकता है। लेकिन अगर छोटे पीरियड की बात है, या 1-2 महीने की बात है, या 3 महीने की बात है, तो चल जाएगा फिर भी। आगे नेक्स्ट सवाल है, हाई एज आई अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम आई वेंट टू थाईलैंड फर्स्ट टाइम that is last year November and came back now after 5 months I want to go again under visa exemption. समझ गया मैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा 5 महीने के बाद जाना चाहते हैं, तो there is no cooling off period in the case of Thailand, तो आप दोबारा री एंटर कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आप विजिट कर सकते हैं थाईलैंड। लेकिन अगर आप बाई लैंड जाना चाहते हैं तो 2 एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि अलाउड हैं, और अगर आप बाई ईयर जाते हैं तो अनलिमिटेड एंट्रीज यानी कि हैं, लेकिन इतने भी मत ट्रैवल करना। लेकिन 5 मंथ्स का गैप है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, या कोई आपसे सवाल नहीं किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन, कुड यू प्लीज प्रोवाइड हेल्प? आई गॉट डिपोर्टेशन स्टैम्प इन माई पासपोर्ट फ्रॉम इंडोनेशिया फ्रॉम 2020. आई ओवरस्टेड 44 days. इज दैट एन इशू एंटरिंग थाईलैंड नेक्स्ट वीक? सी, ऐसा है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर पे, थाईलैंड पे डिपेंड करता है कि आपसे वो सवाल करें ना करें, बट एज पर द लॉज दे कैन क्वेश्चन यू, और आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है
वो ज़रूर देखेंगे कि आप कितने दिनों के लिए आए हैं, रिटर्न टिकट आपके पास है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके केस में हो सकता है और इट इज़ अप टू देम। तो ये भी हो सकता है कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एंट्री ना भी दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है इमिग्रेशन, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल टू थाईलैंड विद फैमिली एज टूरिस्ट फॉर अ वीक वाया फ्लाइट इनटू फुकेट। ट्रैवल फ्रॉम इंडिया इज करंटली वीजा एग्जेम्प्ट। आई हैव अ 20-year-old कन्विक्शन फ्रॉम असॉल्ट फ्रॉम द US. Will I get barred or have trouble entering? तो आपके केस में क्या है कि देखिए, अगर कोई कन्विक्शन हुआ है, कोई किसी किस्म का अगर केस भी चल रहा है बाहर, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई इंटरनेशनल वारंट्स नहीं है अरेस्ट करने के लिए आपको, तो उस केस में आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप एंटर कर सकते हैं थाईलैंड, ठीक है। लेकिन अगर कोई वारंट्स निकले हुए हैं देन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। आई वुड इन दैट केस आई वुड नॉट एडवाइस यू टू ट्रैवल, ताकि आपका खर्चा बच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम फ्रॉम यूरोप एंड आई एम वंडरिंग कैन यू एक्सटेंड योर वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर अनदर 30 days गोइंग टू इमिग्रेशन 2 times? एक्चुअली वीज़ा एग्जाम्पशन के अंदर एक्सटेंशन नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोगों ने क्लेम किया था, कुछ प्राइवेट एजेंसीज कहती हैं कि हाँ आपको स्टे पीरियड आपका एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन एक्चुअली द रूल इज़ नो, द आंसर इज़ नो। अगर एक्सटेंशन मिलता है दैट इज़ अप टू 7 days ऑफ ग्रेस पीरियड के 7 दिन की मोहलत के अंदर आपको अपनी रिटर्न टिकट लेके वापस जाना है। मतलब 7 दिन में आपको थाईलैंड छोड़ना पड़ेगा और उसको अगर आपको 7 दिन का एक्सटेंशन लेना है, लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में आप जा सकते हैं और वहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको रिटर्न टिकट जो है जब 7 दिन के बाद छोड़ के जाएंगे उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मुझसे पूछा किसी ने, आई एम रीडिंग ऑन द इंटरनेट, आई एम बिट कंफ्यूज्ड ऑन द वीज़ा एग्जाम्पशन, डू वी गेट 15 और 30 days व्हेन वी क्रॉस बाय लैंड? तो अब जो है 30 days कर दिया गया, पहले 15 दिन था, अब 30 days है। 15 दिन था शायद पहले, इफ़ आई कैन रिकॉल। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इमिग्रेशन एक्ट of 1979। पहला क्लॉज यहाँ पे है कि having no genuine valid passport or document used in lieu of passport or having a genuine valid passport or document used in lieu of passport without valid visa issuance by the Royal Thai Embassies, the Royal Thai Consulate General or the Ministry of Foreign Affairs, with the exception of those who meet visa exemption requirements. The terms and conditions of visa issuance and visa exemption are prescribed by the ministerial regulations। तो अगर आपके पास genuine passport नहीं है, कोई और किस्म का डुप्लीकेट पासपोर्ट आप दिखा के एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पे इशू आ सकता है। या अगर आपके पास जेन्युइन पासपोर्ट भी है और आप वीज़ा नहीं लगवाते तो इशू आ सकता है। लेकिन एक्सेप्शंस उन लोगों को दी गई हैं कि जहाँ पे जिन कंट्रीज़ को वीज़ा एग्जामिशन के अंदर जो है एक्सेप्शंस मिली हुई हैं, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट वैलिड है और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं अंडर वीज़ा एग्जामिशन पॉलिसी, तो वहाँ पे जो भी आपके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री रेगुलेशंस। तो जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायरमेंट्स की, उसका मतलब यह है कि अगर वो इन प्रॉपर हैं आपके तो वहाँ पे आपको चैलेंज आ सकता है। दूसरा है हैविंग नो एप्रोप्रिएट मींस ऑफ लिविंग फॉलोइंग एंट्री इनटू द किंगडम, ठीक है। तो अगर मतलब ये कैटेगराइजेशन होती है, अब इसका मतलब तो ये है कि आपके पास कोई मतलब नहीं है वहाँ पे रुकने का, या आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है तो उसके तहत आपको रोक लिया जाता है। तीसरा है हैविंग एंटर्ड द किंगडम टू बी एम्प्लॉयड एज एन अनस्किल्ड अनट्रेड लेबरर और टू वर्क इन वायलेशन ऑफ द एलियन वर्क परमिट लॉ। तो ऐसे यूजुअली आप काम नहीं कर सकते अगर इलीगली टूरिस्ट वीज़ाज लेके आप काम करने जाते हैं और यहाँ आप अनस्किल्ड लेबर हैं या किसी लेबरस काम के लिए जाते हैं तो आपको इशू आ सकता है। चौथा है बीइंग मेंटली अनस्टेबल और हैविंग एनी ऑफ द डिजीजेस स्टेटेड इन द मिनिस्ट्रियल रेगुलेशंस। तो कुछ डिजीजेस के नाम होंगे, कुछ ऐसी क्रिटिकल डिजीजेस होंगी जिसकी वजह से एंट्री नहीं मिल सकती थाईलैंड में आपको। तो अगर ऐसा कुछ है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है आपको, उस केस के अंदर इनका एक इमिग्रेशन डॉक्टर होता है, वो वेरीफाई करता है आपकी कंडीशन, बेसिस ऑन इट दे लेट यू इन और नॉट एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या है पांचवा कि हैविंग नॉट येट बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बारे में हम सब जानते ही हैं। हैविंग बीन इम्प्रिजन्ड बाय जजमेंट ऑफ द थाई कोर्ट और लॉफुल इंजंक्शन ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट ऑफ व्हेन द पेनल्टी इज फॉर पेटी ऑफेंस और नेग्लिजेंस और इज प्रोवाइडेड फॉर एज एन एक्सेप्शन बाय द मिनिस्ट्रियल रेगुलेशंस, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या इम्प्रिजनमेंट का कोई आपका केस है, थाई गवर्नमेंट ने कोई जजमेंट दिया था ऐसा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया था थाईलैंड में, वो या किसी इंटरनेशनल किसी और कंट्री के अंदर जो है अगर आपको अरेस्ट हुआ था आपका या ऐसा कोई बैकग्राउंड है आपका, तो वहाँ पे आपको इशू आ सकता है, चैलेंज आ सकता है। हैविंग बिहेवियर व्हिच कुड कॉज पॉसिबली डेंजर टू द पब्लिक और हैविंग द लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग अ न्यूसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एनी वायलेंस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वायलेंट एक्टिविटीज़ में जाते हैं, इलीगल किस्म के काम करते हैं या ऑफेंड करते हैं लोगों को, तो वहाँ पे चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट है आठवां रीज़न
to believe that entry into kingdom is for the purpose of being involved in prostitution, trafficking of women and children, drug smuggling or other types of smuggling which are against the public morality. तो अगर ऐसे कुछ केसेस हैं प्रोस्टिट्यूशन के हैं या सप्लाई वगैरह चलती है इन सब चीज़ों की, तो उसके अंदर आपको चैलेंज आ सकता है, डिपोटेशन फेस भी करना पड़ सकता है. हैविंग नो मनी और बॉन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्टर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट BE 2522 1979. ओके, फिर 10th है बीइंग अ पर्सन प्रोहिबिटेड बाय द मिनिस्टर अंडर सेक्शन 16 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट BE 2522. देखिए ऐसा है कि ये सेक्शन 16 तो मैंने अभी नहीं पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप मिनिस्टर को भी अपील कर सकते हैं. और जब आप अपील करते हैं उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि विदिन 48 आवर्स आपको अपील करना होता है. अगर मिनिस्टर जवाब देता है तो दैट इज़ गुड, अगर जवाब नहीं देता तो आपका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी अपील है वो एक्सेप्ट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ से. लेकिन अगर जवाब देते हैं और आपको मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है किसी भी किस्म का, तो आपको वापस डिपोर्ट करा जा सकता है, वापस आपको भेजा जा सकता है. और 11th है बीइंग डिपोर्टेड बाय ईदर द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड और दैट ऑफ फॉरेन कंट्रीज और हैविंग बीन रिवोक्ड द राइट टू स्टे इन द किंगडम और इन फॉरेन कंट्रीज और हैविंग बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम किंगडम बाय कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड. अगर गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने कोई एक्सपेंस करके आपको वापस भेजा है तो आप अगर दोबारा री एंटर करते हैं तो डिपोटेशन फेस करना पड़ सकता है. अगर आप के ऊपर जो है मान लीजिए कि आपको डिपोर्ट किया गया है किसी और कंट्री से या थाईलैंड से पहले, तो उस केस के अंदर भी आपकी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे रहेगी. तो ये थे कुछ 11 इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस इमिग्रेशन एक्ट के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्लॉज 12 के. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई सी यू वंस अगेन. गुड बाय एंड टेक केयर.